तो 400वें नंबर के प्रश्न से बात करते हैं, देखते हैं एक बार। तो 400वां नंबर का प्रश्न हमने पिछली बार बात की थी, इसमें मैंने आंसर नहीं बताया था, तो आज आंसर की बात करते हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कितने नंबर के राज्यपाल हैं? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है कौन है? मैंने उसी दिन बताया था आपको, हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ये क्या है? राजस्थान के नवीनतम राज्यपाल है 2024 में। तो बात करते हैं 44वें, 45वें, 46वें, 47वें। तो कितने नंबर के राज्यपाल हैं? 45वें राज्यपाल हैं। और 44वें कौन थे? तो 44वें कौन थे? कलराज मिश्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 401वां प्रश्न। 401वां प्रश्न है, भीलों में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। भीलों में विवाह के अवसर पर किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है? बात करते हैं गौरी नृत्य, घेर नृत्य, हाथीमना नृत्य, नेजा नृत्य। तो ये चारों नृत्य भीलों से संबंधित है। इनमें जो भीलों में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा कब किया जाता है? तो ये भीलों के मतलब कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बात करें घेर, घेर नृत्य जो है वो मतलब कि पुरुषों का पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? पुरुष प्रधान नृत्य है। किस जनजाति का है? भील जनजाति का है। इसकी बात करें तो घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? कनाना गांव बाड़मेर। कनाना गांव बाड़मेर। कनाना गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है घेर। और बात करें इसकी तो घेर खेलने वाले घेरिया कहलाते हैं, तलवारों की घेर। एक तो बात करते हैं तलवारों की घेर। तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तलवारों की घेर प्रसिद्ध है मैनार उदयपुर की। मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है तलवारों की घेर। इसके अलावा बात करें अंगी बांगी की घेर। अंगी बांगी की घेर, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तलवारों की घेर और अंगी बांगी की घेर। अंगी बांगी की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? लखेटा, लखेटा गांव बाड़मेर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 402वां प्रश्न। तो 402वें प्रश्न की बात करते हैं, खरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जानते हैं? जो खरासिया जनजाति का गांव का मुखिया होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं कोतवाल, गमेती, घोर, सहलोद। तो बात करते हैं खरासिया जनजाति के मुखिया की। सबसे पहले कोतवाल। कोतवाल ये सहरिया जनजाति का मुखिया होता है। सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में गांव के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। गमेती भील जनजाति में होता है। किस जनजाति में? भील में। सहलोद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सहलोद जो है वो तराशिया जनजाति में, तराशिया जनजाति में जो मुखिया होता है उसे सहलोद कहते हैं। और बात करें इसके अलावा तो डामोर जनजाति में, डामोर जनजाति, ये प्रश्न भी पूछा गया है। डामोर जनजाति में मतलब कि मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। और बात करें इसकी मीणा जनजाति की, मीणा और कंजर, मीणा और कंजर जनजाति, दोनों जनजातियों में मतलब कि मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जनजातियों से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, और ये सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा तो 403वां प्रश्न, अमीर रासों के रचनाकार हैं। जो अमीर रासों हैं उसके रचनाकार कौन है? तो अमीर रासों के सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान, गिरधर आशिया। तो अमीर रासों के रचयिता कौन है? अमीर रासों के रचयिता हैं सारंगधर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सारंगधर। और बात करें अन्य मतलब कि अमीर रासों से संबंधित और भी ग्रंथ हैं अमीर से संबंधित, एक हो गया अमीर हट, अमीर हट। और बात करें अन्य की तो इसके अलावा हो गया अमीर रायण, अमीर रायण। और तो बात करें सबसे पहले अमीर हट की। अमीर हट के रचयिता कौन है? चंद्रशेखर। अमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर हैं। अमीर रायण के कौन है? पांडव व्यास। कौन है? पांडव, पांडव व्यास। और बात करें अन्य की तो और बात करते हैं अमीर बंधन। अमीर बंधन किसका है? अमीर बंधन, अमीर बंधन किसका है? अमृत कैलाश का, अमृत कैलाश का। इसके अलावा बात करें और तो अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूरी का। अमीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी का है। और बात करें इसके अलावा तो अमीर मधुवर्धन जो है जय सिंह सूरी का है। ये सभी जो है अमीर से संबंधित ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और आप सभी कमेंट कीजिए, जो राणा जो मतलब कि कहाँ का शासक? तो रणथंभौर का शासक, रणथंभौर का शासक जो अमीर था, रणथंभौर का अमीर, उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो रणथंभौर का शासक था, प्रतापी शासक था, अमीर, उसने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 404वां प्रश्न, जीण माता किस राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? जो जीण माता है वो किस राजपूत वंश की कुलदेवी? चौहान, कुहिल, सिसोदिया, राठौड़। तो जीण माता जो है किस राजवंश की कुलदेवी है? तो जीण माता जो है वो किसकी है? चौहान वंश की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा,
चौहान वंश की कुल देवी है। इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। मधुमक्खियों की देवी किससे कहते हैं? तो मधुमक्खियों की देवी कहते हैं किसे? जीन माता को। और जीन माता के गीत, जीन माता के जो गीत हैं वो सबसे लंबे हैं। जीन माता के गीत सबसे लंबे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चिरजा। चिरजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिरजा गीत। और बात करें इसकी, तो जीन माता का मंदिर कहाँ पर है? जीन माता का मंदिर स्थित है हर्ष की पहाड़ी शिखर पर। हर्ष की पहाड़ी रेवासा शिखर में। कहाँ पर? रेवासा शिखर में। और बात करें इसकी, तो जीण माता जी हैं वो, उसके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम था। उसका जो मतलब कि सामंत था हट्टर, हट्टर मोटिल ने इसका निर्माण करवाया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? जो रसिक संप्रदाय था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो बात करते हैं अचल दास जी, अग्रदास जी, ईसरदास जी, गिरधर दास जी। तो जो रसिक संप्रदाय था, रसिक संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक हैं अग्रदास जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अग्रदास जी जो है वो रसिक संप्रदाय के संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, जयदयाल और चैतराम का संबंध किससे है? जयदयाल और चैतराम जो कि हैं वो किससे संबंधित हैं? तो बात करें तुरा कलंगी ख्याल से, जयपुरी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से, येलो ख्याल से। तो जयदयाल और चैतराम का संबंध किससे है? तो जयदयाल और चैतराम, इसका संबंध है हमारे तुरा कलंगी ख्याल से। तुरा कलंगी ख्याल से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित जयदयाल, चैतराम और एक कौन है? अमीर बेग। अमीर बेग। और ये के प्रश्न भी पूछा गया है, अमीर बेग का संबंध कहाँ से था? चित्तौड़ से। चित्तौड़ और निम्बाड़ा का प्रसिद्ध है तुरा कलंगी ख्याल, और अमीर बेग जो है उसका संबंध मतलब कि चित्तौड़ से है। और बात करें शेखावटी ख्याल की, शेखावटी ख्याल के प्रमुख मतलब कि कौन है? तो ख्याल के कौन है? नानूराम और दुलिया राणा, और दुलिया राणा, ये प्रमुख कलाकार हैं किसके? तो शेखावटी ख्याल के। अगला प्रश्न हमारा, तो 407वां प्रश्न। 407वां प्रश्न क्या है? नृत्य शैली जो ग्रासी जनजाति से संबंधित नहीं है। कौन सी नृत्य शैली है जो ग्रासी जनजाति से संबंधित नहीं है? वालर, मांदल, गवरी, लूर। जो नृत्य शैली ग्रासी जनजाति से कौन सी संबंधित नहीं है, तो कौन सी हो गई? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गवरी। गवरी जो है वो भीलों का नृत्य है। गवरी क्या है? भीलों का नृत्य है। और भीलों का नृत्य है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? रई। रई नाम से इसे जाना जाता है गवरी नृत्य को। बात करें ग्रासी जनजाति के नृत्य की, वालर, मांदल, लूर और अन्य नृत्य कौन से हैं? तो अन्य नृत्यों की बात करते हैं रायण, मौर्या, जवारा और कौन से? कूद। ये सब जो है वो किस प्रकार के नृत्य हैं? तो ये ग्रासी जनजाति के नृत्य हैं। और बात करें एक तो कूद नृत्य और स्त्री और पुरुष दोनों का है। मौर्य नृत्य, मौर्य नृत्य ओनली पुरुषों का है। और इनमें वालर नृत्य जो है ग्रासियों का घूमर कहलाता है। अगला प्रश्न 408वां प्रश्न, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? राजस्थान की किस हस्तकला से गोपाल सैनी? टेराकोटा, ब्लू पोटरी, काष्ठकला, थेवा कला। तो गोपाल सैनी का संबंध किस कला से है? तो गोपाल सैनी का संबंध है ब्लू पोट्री से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लू पोट्री के वर्तमान कलाकार, वर्तमान कलाकार कौन है? गोपाल सैनी, जिसका संबंध किससे है? जयपुर से है। जिसका संबंध जयपुर से है। और बात करते हैं इसके अलावा, तो जो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे वो कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो थे वो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, बड़ा बाग की छतरियाँ का संबंध किस जिले से है? बड़ा बाग की छतरियाँ जो है किस जिले में स्थित हैं? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, मेवाड़। तो जो बड़ा बाग की छतरियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर में। बड़ा बाग की छतरियाँ जो हैं वो जैसलमेर में हैं। जयपुर में स्थित छतरियों को क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियाँ। गेटोर की छतरियाँ। जोधपुर में स्थित छतरियाँ हैं काका की छतरियाँ या फिर मंडोर की छतरियाँ, काका की छतरियाँ। और बात करें इसके अलावा, तो मेवाड़ में, मेवाड़ में क्या है? उदयपुर में स्थित आहड़, आहड़ या फिर महासतियाँ, महासतियाँ कहा लेती हैं। और बूंदी में स्थित छतरियों को क्या कहते हैं? देवी कुंड की छतरियाँ। सॉरी, देवी कुंड की छतरियाँ तो है बीकानेर में, देवी कुंड की छतरियाँ तो है बीकानेर में। और बात करें बूंदी की, तो बूंदी में स्थित है हमारे किसकी छतरियाँ? केसर बाग। केसर बाग की छतरियाँ कहाँ पर हैं? बूंदी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 410वां प्रश्न है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो हर्षद माता मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? पांडारेज, आभानेरी, ओशिया, रेवासा। तो हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्षद माता का मंदिर स्थित है आभानेरी दौसा में, आभानेरी दौसा में। और हर्षद माता का मंदिर जो है वो क्या है? मतलब कि गुर्जर प्रत्याहारकालीन, गुर्जर प्रत्याहारकालीन अंतिम मंदिर है। गुर्जर प्रत्याहारकालीन अंतिम मंदिर है। किस शैली में बना है? पंचायतन शैली में बना है। और इसका निर्माण किसने करवाया? इसके पास स्थित चांद बावड़ी, इसके पास ही चांद बावड़ी है, उसका निर्माण किसने करवाया? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर
फौज ने इसका निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है हमारा तो 411वां प्रश्न। 411वां प्रश्न है, नाना साहब का चादरा इब्राहिम का चादरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? नाना साहब का चादरा और इब्राहिम का चादरा ये कहाँ पर स्थित है? तारागढ़, गागरोन, बाला किला, भड़नेर दुर्ग। तो नाना साहब का चादरा इब्राहिम का चादरा ये किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ अजमेर जो दुर्ग है वहाँ पर स्थित है नाना साहब का चादरा, इब्राहिम का चादरा। और तारागढ़ अजमेर को ही क्या कहते हैं? गढ़ बीटली दुर्ग। किसे कहते हैं? तारागढ़ अजमेर को गढ़ बीटली कहते हैं। और कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर या दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर ये किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को। और यहाँ पर स्थित है मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा 412वां प्रश्न। 412वां प्रश्न है, समिति जिसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? और बात करते हैं शंकर देव राय समिति, फैजल अली आयोग, सत्यनारायण राव समिति, वीपी मेनन समिति। तो कौन से चरण में जयपुर को राजधानी बनाया गया था? आप कमेंट करके बताइए कौन से चरण में। और बात करते हैं सबसे पहले कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? जो सत्यनारायण राव समिति, जो सत्यनारायण राव समिति थी उसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। और बात करें हम अलग तो जो शंकरदेव राय समिति थी, शंकरदेव राय समिति, इसकी सिफारिश पर जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ बना था, प्रथम चरण में मत्स्य संघ बना था। और चौथे चरण में जो वृहद राजस्थान बना था उसको और उसको दोनों को मिलाया गया था। और पांचवें चरण की मतलब की स्थापना हुई थी। पांचवा चरण कंप्लीट हुआ था शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर। और बात करें तो फैजल अली आयोग, फैजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, या राज्य पुनर्गठन आयोग या फैजल अली आयोग जो है उसकी सिफारिश पर जो अजमेर मेरवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अबू देलवाड़ा, अबू देलवाड़ा और किसे? तो सुनील टप्पा को। और सुनील टप्पा को कहाँ पर मिलाया गया? तो सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। इनको फैजल अली आयोग की सिफारिश पर मिलाया गया। अगला प्रश्न 413वां प्रश्न, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1880, 1883, 1903, 1913। तो संप सभा की स्थापना कब हुई? स्थापना आप कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं इस प्रथम अधिवेशन की। तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1883 में। किसके द्वारा की गई? गोविंद गिरी द्वारा, गोविंद गिरी द्वारा इसकी स्थापना की गई 1883 में। 1913 में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ, 1913 में सेकंड अधिवेशन हुआ। 1913 में सेकंड अधिवेशन हुआ। तो 1913 में मतलब कि सेकंड अधिवेशन के समय जो हमारा प्रसिद्ध मानगढ़ धाम हत्याकांड है, मानगढ़ धाम हत्याकांड, वो कब हुआ था? तो 1913 में ही हुआ था मानगढ़ हत्याकांड। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को। अगला प्रश्न हमारा तो 414वां प्रश्न। 414वां प्रश्न है, निमुचना हत्याकांड का संबंध किस रियासत से है? जो निमुचना हत्याकांड है उसका संबंध किस रियासत से है? जयपुर, भरतपुर, सिरोही, अलवर। तो निमुचना हत्याकांड का संबंध जो है वो किस रियासत से है? तो ये हो जाएगा हमारे कौन सी रियासत? अलवर रियासत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अलवर रियासत से है। उस समय यहाँ का शासक कौन था? महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह जो था उस समय यहाँ का शासक था। और बात करें इसकी तो निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड हुआ था। और इससे संबंधित है महाराजा जय सिंह, और अलवर रियासत से संबंधित है। और इसे गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने इसे जो यंग इंडिया पत्रकार था, यंग इंडिया पत्रकारिता जो थी उसमें क्या कहा? दोहरी डायरशाही कहा, यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही कहा। अगला प्रश्न हमारा तो 415वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर हुई थी? कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी? जैसलमेर, जोधपुर, मेवाड़, सिरोही। तो कौन से प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर हुई थी? सिरोही प्रजामंडल की। और सिरोही प्रजामंडल की राज्य से बाहर कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। सिरोही की स्थापना मुंबई में हुई थी। और इसके अलावा कौन कौन से जो मलय प्रजामंडल थे उनकी बाहर हुई? तो एक तो बीकानेर, एक कौन सा? भरतपुर। बीकानेर और भरतपुर दो तीनों की बाहर हुई। सिरोही, बीकानेर और भरतपुर तीनों की राज्य से बाहर स्थापना हुई। और जैसलमेर की जोधपुर में हुई, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। बीकानेर की कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। भरतपुर की कहाँ पर हुई? रेवाड़ी, हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा में बीकानेर की हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं 416वां प्रश्न। तो 416वां प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित है। जो रतन देवी थी वो कहाँ से संबंधित? जयपुर राज्य से,
जोधपुर राज्य से, अलवर राज्य से, उदयपुर राज्य से। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी, जो रतन देवी हैं उसका संबंध किस रियासत से था? तो जयपुर रियासत से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जयपुर रियासत से थी कौन? रतन देवी शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। कौन थी? रतन देवी शास्त्री। और इन्होंने, रतन देवी शास्त्री ने 1935 में किसकी स्थापना की? शांताबाई कुटीर, शांताबाई कुटीर या फिर जीवन कुटीर की स्थापना की। अगला प्रश्न 417वां प्रश्न। 417वां प्रश्न क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी उसकी स्थापना 1921, 1920, 1919, 1918। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। कहाँ हुई? दिल्ली में। 1918 में हुई, दिल्ली में हुई। और इसका प्रथम अधिवेशन, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। दूसरा अधिवेशन हुआ 1919 में, 1919 में अमृतसर में। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1919 अमृतसर। तीसरा अधिवेशन और चौथा अधिवेशन, इसके 4 अधिवेशन हुए और पूछे बच्चे आ ही जाते हैं। तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। और चौथा भी 1920 में हुआ। ये हुआ था मार्च में और ये होता दिसंबर में। तो मार्च में कहाँ पर हुआ? मार्च में हुआ अजमेर में, तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। और जो दिसंबर में हुआ वो कहाँ पर हुआ? नागपुर में। दिसंबर में नागपुर में हुआ। अगला प्रश्न हमारा 418वां प्रश्न। 418वां प्रश्न, 1857 क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? राम सिंह, मदन सिंह, विनय सिंह, उदय सिंह। तो 1857 क्रांति के समय जो डूंगरपुर का शासक था वो कौन था? तो डूंगरपुर का शासक था हमारे उदय सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उदय सिंह जो था वो कहाँ का शासक था? डूंगरपुर का। मदन सिंह, जो मदन पाल या मदन सिंह जो था वो करौली का शासक था, करौली का शासक था। विनय सिंह अलवर का शासक था, अलवर का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न 419वां प्रश्न। 419वां प्रश्न है, हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? जो हसमत वाला शासक है वो किसे कहा जाता है? राव जोधा, राव मालदेव, राव अजीत सिंह, राव गंगा। तो हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राव मालदेव को हसमत वाला शासक या फिर मारवाड़ का पितरहंता कहते हैं, मारवाड़ का पितरहंता कहते हैं। और इसकी एक और उपाधि है, उसको कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए एक और कौन सी उपाधि है इसकी। और इसे मारवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। तो इसने किसकी हत्या की थी? अपने पिता कौन थे? इसके पिता कौन थे वो भी आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न 420वां प्रश्न। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, बंदायूनी, मुंशी देवी प्रसाद। तो हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। और कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपिल्ली कहा था, मेवाड़ की थर्मोपिल्ली। और बात करें इसकी तो अबुल फजल ने क्या कहा था? तो अबुल फजल ने इसको क्या कहा था? खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध किसे कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को। अगला प्रश्न हमारा 421वां प्रश्न। निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, सुनारी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति, नास संस्कृति, इन सभी नामों से जाना जाता था। किसे? आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने कब की? 1953 में। कब की? 1953 में इसकी खोज की। अगला प्रश्न हमारा 422वां। 422वां प्रश्न है, जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? किशनबाग, हरिबाग, रामबाग, नाहरगढ़। तो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क पार्क कौन सा है? किशनबाग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किशनबाग। पिछली बार सीईटी में यह प्रश्न पूछा गया था, प्रथम जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क कौन सा है? किशनबाग। अब की बार ऐसे प्रश्न आ सकता है किशनबाग कहाँ पर स्थित है, या फिर कुछ और चेंज हो सके, आ सकता है। ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न था इसीलिए हमने इसे लिया है। अगला प्रश्न तो 423वां प्रश्न। 423वां प्रश्न है, दजिया और चिमाता कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो दजिया और चिमाता कृषि है वो किसके द्वारा? भील, ग्रासिया, सांसी, सहरिया। तो दजिया और चिमाता कृषि जो है किसके द्वारा की जाती है? भील जनजाति द्वारा। जो चिमाता कृषि है वो तो पहाड़ी क्षेत्रों में, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। और दजिया जो है वो मैदानी क्षेत्रों में, दजिया जो है वो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। और जो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके बताइए। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा 424वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर, बाड़मेर,
जैसलमेर, उदयपुर। तो सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का कहाँ होता है? जैसलमेर में। ऑप्शन सी करके करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जिप्सम को क्या कहते हैं? हरसोट। जिप्सम को ही हरसोट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है सलादीपुरा सीकर किसकी खान है? सलादीपुरा सीकर जो है किसकी खान? रॉक फास्फेट, पाइराइट, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो सलादीपुरा सीकर जो है किसकी खान है? पाइराइट की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पाइराइट की खान है सलादीपुरा सीकर में। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? राजस्थान में कितने मेगा फूड पार्क है? 3 मेगा फूड पार्क हैं। उनमें से पहला मेगा फूड पार्क अलवर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अजमेर में स्थित है पहला मेगा फूड पार्क। रूपनगढ़, रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर। रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर में स्थित है। दूसरा कहाँ पर है? मथानिया, जोधपुर। मथानिया, जोधपुर में स्थित है। तीसरा कहाँ पर है? तो तीसरा आप कमेंट करके बताइए, अभी निर्माणाधीन है। और कहाँ पर है? तो वो है हमारे बीकानेर में। बीकानेर में तो स्थित है। उसका नाम क्या है? आप कमेंट करके बताइए। और स्थानांतरित कृषि की हमने पिछले प्रश्न में बात की थी। स्थानांतरित कृषि को कहते हैं वालरा। वालरा कृषि। स्थानांतरित कृषि कहलाती है वालरा कृषि। ये इसका प्रश्न भाई कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अगला प्रश्न 427वां प्रश्न। 427वां प्रश्न, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान की विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 हुई थी? पांचवें, छठे, सातवें, चौथे। तो कौन सी विधानसभा थी जिसमें मतलब कि 184 से बढ़कर मतलब कि 200 हुई थी? तो 184 किस विधानसभा चुनाव में हुई थी? तो आप कमेंट करके बताइए 184 किस में हुई थी। बात करते हैं 200 कब हुई थी? 200 छठी विधानसभा में हुई थी। छठी विधानसभा में हुई थी। इसमें पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह की शेखावत की समय कब हुई थी? 1977 में। 1977 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 हुई थी। 184 हमारी चौथी विधानसभा में हुई। चौथी विधानसभा में 184 हुई थी। अगला प्रश्न 428वां प्रश्न। 428वां प्रश्न है। 428वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थापित है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। राजस्थान में उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है। कब स्थापित की गई? 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को यहाँ पर स्थापित की गई उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ। और किसने उद्घाटन किया? सोई मान सिंह ने। सोई मान सिंह, सोई मान सिंह जो था उसने उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष 2024 में नए बने हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, कांता कुमारी भटनागर, गंगाराम मूल चंदानी। तो बात करें इसकी, प्रथम अध्यक्ष तो थी हमारी कांता भटनागर। प्रथम अध्यक्ष थी मानवाधिकार आयोग की कांता भटनागर। और अभी कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2024 में बने हैं गंगाराम मूलचंदानी। और इससे पहले गोपाल कृष्ण व्यास थे। इससे पहले गोपाल कृष्ण व्यास थे 2023 तक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 230वां प्रश्न। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है, आरपीएससी, इसकी स्थापना कब हुई? 29 सितंबर 1949, 22 नवंबर 1950, 29 दिसंबर 1949, 22 नवंबर 1952। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया? 29 दिसंबर 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। तो प्रश्न क्या है? देखते हैं राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 431वां प्रश्न है। कमेंट करके बताइए आंसर। पहला ही प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बागोर। तो कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य? तो बात करते हैं सबसे पहले बागोर सभ्यता से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बागोर सभ्यता से कृषि एवं पशुपालन के कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बात करें इसकी, तो इसकी खोज कब की गई? तो इसकी खोज की गई 1967 में। किसके द्वारा की गई? वीएन मिश्र द्वारा। वीएन मिश्र द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा। और बात करें इसकी, तो बागोर सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? कोठारी नदी के तट पर। कोठारी नदी के तट पर। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो ये होगी कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। और एक इसे क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय, संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
432वां प्रश्न। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, आंसर कमेंट करके बताइए। तो कुंभा के ग्रंथों की बात करते हैं। सबसे पहले कुंभा का ग्रंथ, पहला ग्रंथ देख रहे हैं संगीत राज, संगीत राज, रसिक प्रिया और राजवल्लभ और संगीत मीमांसा। तो कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो पहले तो बात करते हैं राजवल्लभ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजवल्लभ जो है इसके दरबारी विद्वान विद्वान मंडन का है, इसके दरबार कुंभा के दरबारी विद्वान मंडन का है। बाकी संगीत राज, रसिक प्रिया और संगीत मीमांसा, ये तीनों ग्रंथ कुंभा के हैं। और रसिक प्रिया जो ग्रंथ है वो किस पर लिखी गई? रसिक प्रिया जो है वो गीत गोविंद पर टिका है, गीत गोविंद पर टिका है। और तो आप सभी कमेंट करके बताइए, गीत गोविंद जो रचना है वो किसकी रचना है? गीत गोविंद रचना किसकी रचना है, कमेंट करके बताइए। गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी कुंभा ने। अगला प्रश्न, अनुविलास। अगला प्रश्न क्या है अपना? अनुविलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं। जो अनुविलास हैं उस संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भावभट्ट, लोचन, पुंडरीक, कुंभा। तो अनुविलास जो है, अनुविलास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भावभट्ट। भावभट्ट जो है अनुविलास के रचयिता है। और भावभट्ट की अन्य रचनाओं की बात करें तो अनुपोदय, अनुपोदय। और दूसरी रचना की बात करें तो काम प्रबोध, काम प्रबोध। और बात करें इसकी भावभट्ट की, तो भावभट्ट जो था वो मतलब कि बीकानेर के शासक, बीकानेर का जो शासक था अनूप सिंह, बीकानेर के अनूप सिंह के दरबार में था। किसके दरबार में? अनूप सिंह के दरबार में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? तो 1922 में, तो 1922 में कौन गवर्नर जनरल थे? चार्ल्स मेडकॉफ, रिचर्ड वेलेस्ले, रॉबर्ट होलैंड, वारन हेस्टिंग्स। तो 1922 की बात हो रही है, तो 1922 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट होलैंड। ये किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसमें मतलब कि तीसरा जो आयोग भेजा गया था, दो आयोग आए थे, दो आयोग से उससे पहले आए थे, तीसरा आयोग जो आया था 1922 में, उसमें रॉबर्ट होलैंड, विल्किंसन, विल्किंसन और कौन था? आगलवी। और कौन सा? एक तो बिहारी मल और प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये सभी जो थे वो इसके मतलब कि इसके साथ जो विभाग आया था उसमें थे। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आहुआ, एजियनपुरा, नजराबाद, देवली। तो आप कमेंट करके बताइए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति जो हुई थी 28 मई को, इसकी सर्वप्रथम राजस्थान में शुरुआत हुई। और कहाँ से हुई? तो शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नसीराबाद से शुरुआत हुई 28 मई को। और बात करें इसकी, तो क्रांति का अंत कहाँ से हुआ? क्रांति का अंत कहाँ से हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, सीकर से। सीकर में क्रांति का अंत हुआ। बात करें इसकी, तो जो 28 मई को क्रांति हुई थी उसमें क्रांतिकारियों ने किस किस मतलब कि किस किस पर हत्या की थी? तो स्कॉटिशवुड, स्कॉटिशवुड और कौन? न्यूबेरी। इन दोनों को, न्यूबेरी को मार दिया था, इन दोनों को मार दिया था। और लोग और हार्डी दोनों घायल हो गए थे। और कर्नल पेनी की भी हत्या कर दी गई थी, पेनी की भी हत्या कर दी गई थी। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 436वां प्रश्न। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कहाँ हुई? 1919 में, सॉरी कहाँ हुई नहीं, कब हुई? कहाँ नहीं, कब हुई? तो कहाँ हुई ये तो आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो कब हुई उसकी बात करते हैं, 1919, 1920, 1923, 1921। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ पर हुई? वर्धा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? वर्धा, महाराष्ट्र में। और इसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। कहाँ स्थानांतरित किया गया? अजमेर स्थानांतरित किया गया 1920 में। राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। और इसके संस्थापक की बात करें तो विजय सिंह पथिक और कौन थे? राम नारायण चौधरी। और कौन थे? तो एक और कौन थे? हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 437वां प्रश्न। 437वां प्रश्न क्या है? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान महिला परिषद है, इसकी स्थापना शांता त्रिवेदी, कमला सुविधान, नगेंद्र बाला, नारायणी देवी। तो महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? शांता त्रिवेदी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शांता त्रिवेदी के द्वारा
महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में, कहाँ पर? उदयपुर में की गई। कब की गई? 1947 में। 1947 में उदयपुर में शांता त्रिवेदी द्वारा स्थापना की गई। कबला संविधान का संबंध किससे? कोटा रियासत से। स्वतंत्रता सेनानी थी ये भी। नगेंद्र बाला, नगेंद्र बाला फर्स्ट जिला प्रमुख थी, फर्स्ट जिला महिला जिला प्रमुख थी नगेंद्र बाला। और कहाँ की जिला प्रमुख थी? कोटा की, कोटा की जिला प्रमुख थी। और नारायणी देवी की बात करें तो नारायणी देवी के संबंध किससे है? तो ये हमारे मेवाड़ रियासत से संबंधित थी। इन्होंने महिला आश्रम की स्थापना की थी भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आजाद मोर्चे का संबंध किस रियासत से है? आजाद मोर्चे का संबंध किस रियासत से है? जोधपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर। तो आजाद मोर्चे का संबंध किस रियासत से है? जोधपुर से नहीं है, कोटा से भी नहीं है, भरतपुर से भी नहीं है, जयपुर से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आजाद मोर्चे के संस्थापन 1942 में किया गया। आजाद मोर्चे का संबंध जयपुर रियासत से है। और इसके संस्थापक कौन थे? आजाद मोर्चे के संस्थापक थे बाबा हरीश चंद्र, बाबा हरीश चंद्र। बाबा हरीश चंद्र जो थे वो आजाद मोर्चे के संस्थापक थे। और बात करें इसके, तो आजाद मोर्चे में और कौन कौन थे इनके साथ? तो रामकरण जोशी, रामकरण जोशी। और कौन थे? तो दौलत राम भंडारी, दौलत राम राम भंडारी। और कौन थे? तो गुलाबचंद काशीवाल, गुलाबचंद काशीवाल। और इसके अलावा कौन था? चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र। इनके विरोध में कौन था? तो जो आज़ाद मोर्चा था इसके विरोध में था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो थे उन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था जयपुर रियासत के साथ, इसी कारण वो आज़ाद मोर्चे में शामिल नहीं थे। और आज़ाद मोर्चे में जो शामिल थे उन्होंने मतलब कि जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न, ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? जो ट्रेंच कमीशन था उसका संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बरड किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन से था। ट्रेंच कमीशन जो था वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। और जो ट्रेंच था, ट्रेंच जो मतलब कि अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने जो मतलब कि बेगू में अनूप सिंह था, बेगू का मतलब कि बेगू का सामंत अनूप सिंह था, उसके और बेगू के जो भी क्रांतिकारी थे उनके मध्य जो मतलब किसान थे या फिर जो भी मतलब कि आंदोलन में भाग ले रहे थे उनके बीच में एक समझौता हुआ था। समझौता, उसको बोल्शेविक समझौता कहा था। कौन सा? बोल्शेविक। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक समझौता जो है किससे संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न 440वां प्रश्न, 440वां प्रश्न, कोटा रियासत द्वारा कन्या वध को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो हमारी जो कोटा रियासत थी उसके द्वारा मतलब कि कन्या वध को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 1830, 1833, 1840, 1844। तो कन्या वध को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1833 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1833 में कोटा में मतलब कि कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया। और शासक कौन था? राम सिंह, इस समय शासक था राम सिंह। और बात करें इसकी तो 1844 में, 1844 में जयपुर रियासत द्वारा कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 441वां प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा विवाह ग्रास्य जनजाति में प्रचलित नहीं है? ग्रास्य जनजाति के विवाह की बात हो रही है। लीला मोरिया, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना। तो कौन सा विवाह जो है ग्रास्य जनजाति में प्रचलित नहीं है? ताड़ना। ताड़ना विवाह तो जो है वो हमारे मतलब कि भीलों में जो दापा प्रथा है, दापा प्रथा है फिर मतलब कि वधु मूल्य जो दिया जाता है उसी को ताड़ना कहते हैं ग्रास्य जनजाति में। और दापा जो है वो भीलों में कहा जाता है। पहरावना, पहरावना जो है वो बिना मतलब कि कोई पंडित जो होता है उसके बिना विवाह जो होता है उसे पहरावना कहते हैं, ग्रासीय जाति में प्रचलित है। मोरबंदिया, मोरबंदिया भी जो है वो भी ग्रासीय जाति में प्रचलित है। लीला मोरिया, लीला मोरिया संस्कार जो है वो विवाह विच्छेद से संबंधित है, विवाह विच्छेद या फिर तलाक से संबंधित है, विवाह विच्छेद से संबंधित है। पील और ग्रासियो दोनों में प्रचलित है, पील और ग्रासियो दोनों में प्रचलित है। अगला प्रश्न 442वां प्रश्न, 442वां प्रश्न है जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर है वहाँ पर तीज की सवारी श्रावण, बैसाख, चैत्र, भाद्रपद। तो जो मतलब कि हमारे जयपुर रियासत है उसमें तीज की सवारी कब निकाली जाती थी? तो तीज की सवारी हमारे जयपुर रियासत में निकाली जाती है कब? श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये भी डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया की। तो श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन क्या है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन हमारे मतलब कि तीज आती है। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन बड़ी तीज, बड़ी तीज या जिसे कहते हैं बुड्ढी तीज, बुड्ढी तीज, बड़ी तीज या कजली तीज, सॉरी कजली तीज नहीं मतलब कि हाँ सॉरी कजली तीज और सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये सभी जो है वो बूंदी से संबंधित है, मतलब कि बूंदी में प्रसिद्ध है कजली तीज ये सभी। और
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये सब आते हैं। बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, कजली तीज सभी एक के नाम है। और छोटी तीज जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। अगला प्रश्न 443वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैना देती, मतलब कि किस लोक देवता की माता मैना देती? रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे तेजा जी। तेजा जी की माता का नाम राम कुंवरी था, राम कुंवरी था। और गोगा जी की माता का नाम बाछल दे, गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था। और बात करें बाबू जी की, बाबू जी की माता का नाम कमला दे था। और बात करें रामदेव जी की, रामदेव जी की माता का नाम मैना दे था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये पिछली बार सीईटी 2023 था उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 444वां प्रश्न, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? 4, 5, 6, 7। तो दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो दादू पंथ की कुल शाखाएं कितनी है? 5 शाखाएं हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5 शाखाएं हैं। पांचों शाखाओं की बात करते हैं। सबसे पहले पहली शाखा कौन सी है? खालसा। खालसा के प्रवर्तक कौन थे? गरीबदास जी, गरीबदास जी। और बात करें तो दूसरी शाखा है हमारे खालसा के बाद नागा शाखा। तीसरी कौन सी है? तो उत्तरादेय स्थानधारी, उत्तरादेय फिर स्थानधारी। चौथी कौन सी है? खक्की। पांचवी कौन सी है? विरक्त। तो बात करें इसकी नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। और उत्तरादेय स्थानधारी के बनवारी दास जी, बनवारी दास जी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 445वां प्रश्न, तारा शर्मा किस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार है? जो तारा शर्मा है उनका संबंध किस नृत्य से है? तो तारा शर्मा का भोई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, गैर। तो तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? भोई नृत्य से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भोई नृत्य से है तारा शर्मा का संबंध। और भोई नृत्य की प्रसिद्ध पहली महिला जो कलाकार है वो कौन थी? पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास जी थी प्रसिद्ध पहली महिला कलाकार थी। और पुष्पा व्यास का संबंध किससे था? जोधपुर से, जोधपुर से था। यह प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। और ये जो भोज नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? मेवाड़ का, मेवाड़ का नृत्य है। रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत। और कौन? रूप सिंह शेखावत और दयाराम, दयाराम ये जो है वो प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके। अगला प्रश्न 446वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कान का आभूषण है? तो कान के आभूषण की बात हो रही है, कौन सा एक कान का आभूषण है? तो नबूर, बोरला, कोकरू, सुरलिया। तो आप कमेंट कीजिए कान का आभूषण कौन सा है? नुपुर तो पैर का आभूषण है। बोरला आभूषण हम सबको पता है सिर का आभूषण है। और कोकरू आभूषण हाथ की कलाई का आभूषण है, हाथ की कलाई का आभूषण है। और सुरली आभूषण जो है वो कान का आभूषण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 447वां प्रश्न, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई? पहली हस्तशिल्प नीति वो कब जारी हुई? 17 दिसंबर 2023, 17 सितंबर 2022, 7 नवंबर 2021, 7 सितंबर 2022। तो पहली हस्तशिल्प नीति कब आई? तो 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति आई 17 सितंबर 2022। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह, किशन सिंह, बहादुर सिंह, राज सिंह। तो निहाल चंद जो थे वो किसके दरबारी विद्वान थे? तो निहाल चंद जो थे वो सावंत सिंह या फिर नागरीदास, सावंत सिंह या नागरीदास जो थे उसके दरबारी कलाकार थे। और किशनगढ़ के थे, किशनगढ़ का शासक था सावंत सिंह। और इसके समय कौन सा चित्रकारी हुई? तो निहाल चंद द्वारा बड़ी ठणी का चित्रण किया गया, बड़ी ठणी का चित्रण किया गया। और बड़ी ठणी को एरिक डिक्सन द्वारा क्या कहा गया? भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा ये इसे कहा गया। अगला प्रश्न है 449वां प्रश्न, 29वें जिले के रूप में दौसा जिले का गठन कब हुआ? तो 1991, 1994, 1997, 2008। तो 19वें जिले के रूप में दौसा जिले का गठन कब हुआ? तो दौसा जिले का गठन हुआ 1991 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1991 में हुआ। 2008 में हमारा प्रतापगढ़ जिला बना। और 1997 में हमारा कौन सा जिला बना? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला बना। और 1994 में हमारे करौली जिला बना। कौन सा जिला? करौली जिला। ये 33वां जिला था। और ये कौन सा था? 29वां जिला था दौसा। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बांगड़ प्रदेश के जिले कौन से आते हैं? बांगड़ प्रदेश के जिले आते हैं अरावली से पश्चिम में, अरावली से पश्चिमी क्षेत्र में, अरावली के पश्चिम में आते हैं हमारे बांगड़ प्रदेश के जिले। सीकर, चूरू, झुंझुनू, राजसमंद। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू तो हमारे शेखावटी प्रदेश में आते हैं जो अरावली के पश्चिम में है। तो तीनों जिले तो बांगड़ में आ गए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद जिला जो है वो बांगड़ प्रदेश में नहीं आता।